हाय दोस्तों। जैसा कि आप सबको पता है, संडे को एससीएस प्रीलिम्स 2024 का एग्ज़ाम था और कल मंडे उन्होंने एचपीएससी ने अपनी ऑफिशियल आंसर की भी रिलीज़ की, जिसमें कुछ आंसर गलत दिए हुए हैं। ठीक है, आंसर की में। ठीक है, तो और कुछ बच्चों ने मुझे कुछ क्वेश्चंस पूछे थे कि भाई इनका आंसर, जैसे उनको डाउट है, ठीक है, कि आंसर की में गलत दिए हुए हैं, तो उन क्वेश्चन को भी देखेंगे। ठीक है, कि कौन कौन से क्वेश्चन गलत है, कौन कौन से पे डाउट है। ठीक है, तो जिसमें पहला क्वेश्चन आता है ये जनधन, प्रधानमंत्री जनधन योजना। ठीक है, जैसे आप सबको पता है प्रधानमंत्री जनधन योजना क्या है। ये जो रूरल पीपल्स हैं या जो पुअर हैं, ठीक है, उनको एक अफोर्डेबल सर्विसेज प्रोवाइड कराना, फाइनेंशियल और सोशल। ठीक है, इसलिए इसकी क्या है, पहली स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। ये क्या करता है, प्रोवाइड एक्सेस टू फाइनेंशियल एंड सोशल सर्विसेज एट एन अफोर्डेबल कॉस्ट। ठीक है, इसकी दूसरी स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है, यूज ऑफ टेक्नोलॉजी टू लोअर कॉस्ट एंड वाइडर रीच, जैसे डिजिटल, ठीक है, पेमेंट बैंक। ठीक है, ये इसकी तीसरी गलत है, सेविंग बैंक अकाउंट, डिपॉजिट का। ठीक है, मिनिमम बैलेंस नहीं, इसमें मिनिमम बैलेंस जीरो है। ठीक है, जीरो यानी कि 0 रुपये से भी अकाउंट स्टार्ट कर सकते हैं और जीरो चार्जेस। ठीक है, कोई चार्जेस नहीं है। और चौथी स्टेटमेंट क्या है, इशुएंस ऑफ इंडिजिनस कार्ड, डेबिट कार्ड। ठीक है, ये भी सही है बिल्कुल। तो इसमें ये सही है, ये गलत है, ये भी सही है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होना चाहिए, 1, 2 एंड 4। ठीक है, लेकिन जो एचपीएससी ने दिया है वो 3 दिया है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हम क्लेम कर सकते हैं कि भाई ये गलत है उनके आंसर की। ठीक, इसमें हम सोर्सेज देख लेते हैं। जैसे अब मैंने आपको पीआईबी का सोर्स दे रहा हूँ। ठीक है, पीआईबी का सोर्स है। ठीक है, इसमें ये सीधे देखिए, जनधन योजना ऑब्जेक्टिव क्या है, इंश्योर फाइनेंशियल प्रोडक्ट एंड सर्विस एट अफोर्डेबल कॉस्ट। ठीक है, यूज ऑफ टेक्नोलॉजी टू लोअर कॉस्ट एंड वाइडर रीच। और इसका जीरो बैलेंस एंड जीरो का चार्जेस पे जो हमारा सेविंग बैंक अकाउंट है वो खोलना। ठीक है, इशुएंस ऑफ डेबिट कार्ड, इंडिजिनस डेबिट कार्ड। ठीक है, जैसे रुबे कार्ड हो गया। ठीक है, ये इशू करना। तो इसकी मैंने जैसे दिखाया, पहला सही है, दूसरा सही है, तीसरा गलत है, तीसरे वाला, और चौथा सही है। तो आंसर क्या आना है, 1, 2 एंड 4। तो हम इसको क्लेम कर सकते हैं कि भाई एचपीएससी ने ये आंसर की में गलत दिया हुआ है। अब नेक्स्ट आता है ये इसका वो मैंने दिया हुआ है एलोरेशन कि भाई क्या क्या है। ठीक है, अब क्वेश्चन सेकंड आता है, ग्लोबल सर्वे ऑन डिजिटल एंड सस्टेनेबल ट्रेड फैसिलिटेशन। देखो, ट्रेड फैसिलिटेशन अग्रीमेंट अलग है, वो डब्ल्यूटीओ का है, लेकिन जो ये सर्वे है ये किसने कंडक्ट किया था, ये यूएन का है, एक और ऑर्गेनाइजेशन है, उसने कंडक्ट किया है, ये डब्ल्यूटीओ ने नहीं कंडक्ट किया। तो इसका ये आंसर, ये स्टेटमेंट गलत है। ये बिल्कुल सही है, ओवरऑल स्कोर ऑफ इंडिया हैज बीन ग्रेटर देन द मैनी डेवलप्ड कंट्री, जैसे फ्रांस हो गया, इन कंट्री से ज़्यादा है स्कोर है। थर्ड, बाई एनुअल सर्वे है, यानी हर 2 साल में होता है ये। ठीक है, किस लिए, ट्रेड फैसिलिटेशन मेजर्स जो उनकी कंट्री डब्ल्यूटीओ की कंट्री ने लिए उसके रिलेटेड। ठीक है, तो इसकी स्टेटमेंट कौन सी सही है, इन्होंने दूसरी सही है, तीसरी सही है, तो 2 एंड 3 आंसर होना चाहिए। और जो आंसर है ही नहीं, कोई भी आंसर नहीं है 2 एंड 3। ठीक है, और एचपीएससी ने कौन सा दिया है, ई, 1 ओनली, जो गलत है। तो या तो यहाँ इनकरेक्ट होना चाहिए था, ठीक है, तब ये आंसर की में सही होता। तो इसको हम क्लेम कर सकते हैं। उससे पहले हम देखेंगे इसको एक बार सोर्स, कि भाई हम कौन सा सोर्स इसके लिए यूज कर सकते हैं। ये देखो पीआईबी का है ये भी। ठीक है, जैसे आपको दिखा रहा हूँ। ठीक है, किसने, इंडिया स्कोर 90, यूएन कौन रिलीज करता है, यूएन, यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक एंड सोशल कमीशन फॉर एशिया एंड पैसिफिक। ठीक है, और इंडिया ने क्या किया है इस सर्वे में, द ओवरऑल स्कोर ऑफ इंडिया हैज बीन फाउंड टू बी ग्रेटर देन मैनी ओईसीडी कंट्रीज लाइक फ्रांस, यूके, यानी कि जो डेवलप्ड कंट्री है उनसे ज़्यादा है।
ठीक है, एवरेज स्कोर ऑफ EU। अब आप देखें थर्ड स्टेटमेंट, द ग्लोबल सर्वे ऑन डिजिटल एंड सस्टेनेबल ट्रेड फैसिलिटेशन कंडक्ट एवरी 2 ईयर बाय UNESCAP। ठीक है, तो ये भी सही है। तो इसका क्या 2 and 3 सही है जैसे हमने यहां से देखा, और वहां आंसर क्या देगा A ओनली, 1 ओनली, तो क्या है गलत। इसको हम क्लेम कर सकते हैं, चैलेंज। अब ये इसका डिटेल्स दे रखी है मैंने, जैसे मैंने पहले में दे रखी थी। अब नेक्स्ट, कॉर्पोरेट डेब्ट मार्केट डेवलपमेंट फंड, इसे हम क्या बोलते हैं CDMDF एस्टेब्लिश किया ये फंड। ठीक है, उसने ये क्या किस बेस पे एस्टेब्लिश किया, एक अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड है ये। ठीक है, तो ये बिल्कुल करेक्ट हो गया। सेकंड स्टेटमेंट देखते हैं, कंट्रीब्यूशन टू द फंड शैल बी मैंडेटरी फॉर स्पेसिफिक डेप्ट ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड एंड एसेट मैनेजमेंट कंपनीज। ठीक है, ये स्टेटमेंट क्या है, ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। ठीक है, इनिशियली इट इज विल बी एस्टेब्लिश फॉर 5 ईयर एंड कैन बी एक्सटेंडेड टू सेबी मैंडेट। देखो ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है, ये इनिशियली 15 साल के लिए है। ठीक है, और एक्सटेंडेड बाय सेबी नहीं है, ये यहां आता है डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर। तो ये क्या है, थर्ड स्टेटमेंट गलत है। इसका आंसर क्या होना चाहिए 1 and 2 ओनली, और आंसर क्या दिया हुआ है, आंसर दिया हुआ है 2 ओनली। ठीक है, तो इसको हम चैलेंज कर सकते हैं यूपीएससी में। इसके एक बार हम सोर्स देख लेते हैं। यदि हम यहां इसका सोर्स देखें, हाँ देखो ये सेबी की रिपोर्ट है। ठीक है, यदि आप देखें ये सेबी की रिपोर्ट है, इसमें जो दिए डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमी अप्रूव्ड फ्रेमवर्क फॉर CDMDF। ठीक है, ये किसके रूप में एस्टेब्लिश है, अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड इन फॉर्म ऑफ ट्रस्ट अंडर अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड रेगुलेशन। ठीक है, तो इसका मतलब पहली स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। अब ये क्या है, ये कितने साल के लिए लॉन्च किया है, इसका लॉन्च एक क्लोजअप एंड पीरियड कितना है 15 साल। ठीक है, ये ठीक है, तो इसकी थर्ड स्टेटमेंट क्या हुई गलत। ठीक है, अब नेक्स्ट इसकी जो सेकंड स्टेटमेंट देखते हैं हम इसी में। ठीक है, इनकी सेकंड स्टेटमेंट कहां है, ये देखो, कंट्रीब्यूशन टू द फंड शैल बी मैंडेटरी। ठीक है, फॉर स्पेसिफिक डेप्ट ओरिएंटेड MF म्यूचुअल फंड स्कीम एंड एसेट मैनेजमेंट कंपनी। तो थर्ड स्टेटमेंट क्या हुई, सॉरी सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट हुई। ठीक है, तो हमने क्या देखा, फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट, सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट। ठीक है, तो और ये किसका, सेबी के डाटा के अनुसार, तो ऑथेंटिक भी हुआ। ठीक है, तो हम इसको क्या कर सकते हैं, क्लेम कर सकते हैं, चैलेंज कर सकते हैं। तो यहां हमारा आंसर क्या होना चाहिए, आंसर होना चाहिए 1 and 2। ठीक है, और उन्होंने क्या दिया हुआ ओनली 2, तो इसको हम चैलेंज करेंगे। वही बताया अल्टरनेटिव वन, और कौन रिलीज करता है, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर। कितने साल के लिए, 15 साल के लिए है अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड। ठीक है, कॉर्पोरेट डेब्ट मार्केट। अब नेक्स्ट, अब आता हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन फ्रेमवर्क। देखो एक्चुअली जो HPSC ने की दी है उस हिसाब से आंसर सही है बिल्कुल। कुछ बच्चों को डाउट है कि ये जो इसका दूसरा ऑप्शन डिस्क्रिशनरी एक्शन, ठीक है, वो ब्रांच एक्सपेंशन पे दिया हुआ है, लेकिन ये बिल्कुल सही, ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है, और ये भी स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है। ठीक है, क्यों, क्योंकि ये गवर्नमेंट NBFC पे नहीं लागू होती। ठीक है, और यहाँ क्या है, ये डिस्क्रिशनरी नहीं है, ये मैंडेटरी एक्शंस है। ठीक है,
तो इसको हम एक बार देख लेते, इस आंसर है डी, और आंसर की में भी आंसर सही है बिल्कुल। तो यदि आपको देखना है तो ये आरबीआई की रिपोर्ट, ठीक है, प्रॉम्प्ट करेक्टिव एंड, ठीक है। अब ये देखिए, फिर एप्लीकेबल टू फॉलोइंग कैटेगरी, कौन कौन सी, ऑल डिपॉजिट एनबीएफसी एक्सक्लूडिंग गवर्नमेंट कंपनीज, ठीक है। तो इसकी वजह से क्या हुआ, पहली स्टेटमेंट गलत हो गई। अब यदि आप ये देखिए, और इसके अंदर मेजर्स है जो डिस्क्रिशनरी और मैंडेटरी, मैंडेटरी एक्शन में क्या है, ब्रांच एक्सपेंशन दिया हुआ है, यहां देखो, ठीक है। लेकिन जो ये डिस्क्रिशनरी एक्शंस हैं, ठीक है, उसमें ब्रांच एक्सपेंशन की कोई बात नहीं है, ठीक है। तो इसकी वजह से क्या हुआ, इसकी वजह से जो दूसरी स्टेटमेंट है भी गलत हुई। तो आंसर क्या आना चाहिए, आंसर आना चाहिए हमारा नन ऑफ दीज, ठीक है। तो यह बिल्कुल सही है। अब हमारा आता है ब्लड आर्टरी हैव थिक एंड रिजिड वाल, ठीक है। तो इसकी ना जो मोस्ट प्रोबेबली पहली स्टेटमेंट ठीक है, थिक एंड रिजिड वाल, इस पे कहीं डाउट है, कई सोर्सेज में दिया रिजिड है, कई में फ्लेक्सिबल दिया हुआ है, ठीक है। लेकिन ये जो सेकंड स्टेटमेंट है वो बिल्कुल सही है, कैरी ऑक्सीजन रिच ब्लड फ्रॉम हार्ट टू वेरियस बॉडी ऑर्गन अंडर हाई प्रेशर। देखो यदि और जो एचपीएससी ने इसका आंसर दिया बी, उन्होंने कहा है कि दोनों स्टेटमेंट सही है, लेकिन जो सेकंड स्टेटमेंट वो एक्सप्लेनेशन नहीं है फर्स्ट स्टेटमेंट का, लेकिन ये गलत है, क्योंकि सोर्सेज में यही दिया हुआ है, कहीं भी आप पढ़ें कि जो ब्लड की आर्टरी है वो थिक क्यों है, क्यों, उसको हाई प्रेशर कैरी करना होता है, ठीक है। तो इसकी वजह से क्या आंसर आना चाहिए, इवन, ठीक है, जो करेक्ट आंसर होना चाहिए। क्यों, सेकंड इज करेक्ट स्टेटमेंट, यानी कि एक्सप्लेनेशन ऑफ। इसमें हम देखेंगे एक सोर्स, देखो एक रिसर्च पेपर है, ठीक है, किसका, यूनिवर्सिटी ऑफ मैकिंग, ठीक है। अब इसमें देखो, यदि हम देखें आर्टरीज, ठीक है, क्या ये आर्टरीज आर थिक मस्कुलर वाल्स, ठीक है, बिकॉज दे हैव pressure, because blood pressure in them is high and because they must adjust their diameter to maintain blood pressure, ठीक है, and control। अब यहां इसने तो बोल दिया यहां क्या है, उसको हाई प्रेशर रहने पर, इसलिए उसको थिक होती है मस्कुलर, ठीक है, वाल। अब इसने सेकंड में ये अब थिक होती है लेकिन स्ट्रॉन्ग होगी, लेकिन फ्लेक्सिबल, ठीक है, फ्लेक्सिबल की बात कर दी और वहां रिजिडिटी की बात की हुई है, तो उसकी वजह से क्या हो, फर्स्ट स्टेटमेंट गलत होती है, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट गलत होती है तो उसका आंसर क्या होना चाहिए, ऑटोमेटिकली डी होना चाहिए, ठीक है। अब एक चांस तो ये, ठीक है। अब एचपीएससी जब बोल रहा है कि भाई पहली स्टेटमेंट सही है, मानो एचपीएससी की मानते हैं कि पहले स्टेटमेंट सही है, ठीक है, तो इन्होंने थिक का रीजन क्या दिया हुआ, बिकॉज ब्लड प्रेशर इन देम हाई है, दे मस्ट एडजस्ट देयर डाटा टू मेंटेन ब्लड प्रेशर। तो क्या हुआ, फर्स्ट स्टेटमेंट और जो सेकंड स्टेटमेंट है वो फर्स्ट स्टेटमेंट को एक्सप्लेन कर रही है क्यों थिक है, ठीक है। तो आंसर फिर भी क्या होना चाहिए था, ए। तो इन दोनों केसेस में यदि एचपीएससी इस स्टेटमेंट को सही मानती है फर्स्ट को, तब भी आंसर ए होना चाहिए। और यदि हम इसको देखें रिजिड वाल को, तो आंसर क्या होना चाहिए, फर्स्ट स्टेटमेंट, देखो आंसर क्या होना चाहिए, फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट, इनकरेक्ट, डी, ठीक है। तो इसमें हम दोनों तरफ से चैलेंज कर सकते हैं इस क्वेश्चन को कि भाई स्टेटमेंट गलत भी है और जो स्टेटमेंट सही भी है, तो सेकंड स्टेटमेंट फर्स्ट स्टेटमेंट का क्या है आंसर, फर्स्ट स्टेटमेंट सेकंड स्टेटमेंट फर्स्ट स्टेटमेंट का प्रॉपर एक्सप्लेनेशन है, ठीक है। अब नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन जो हम इसमें देखेंगे, इसमें क्या है, ट्रीटमेंट ऑफ विलफुल डिफॉल्टर एंड लार्ज डिफॉल्ट डिक्रेशन, ठीक है। तो इसमें हम देखें यदि जो इसकी फर्स्ट स्टेटमेंट है क्या है, द डायरेक्शन आर अप्लीकेबल टू ऑल रेगुलेटेड एंटिटी इंक्लूडिंग नाबार्ड, सेडबी एंड एक्सिम, बिल्कुल सही स्टेटमेंट, ये सब पे अप्लाई है, ठीक है। ए विलफुल डिफॉल्ट
borrower need to be reviewed and finalized within 6 months of an account been classified as non performing asset। ये भी बिल्कुल सही है, 6 मंथ ही दिए हुए हैं, ठीक है। लेंडर कैन नॉट प्रोसीड अगेंस्ट गारंटी विदाउट, ये बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है। क्या है, जो लेंडर है वो प्रोसीड कर सकता है गारंटी के अगेंस्ट जब तक, यानी कि उसने बोला अदर मीन्स जब तक खत्म नहीं हो जाता है तो प्रोसीड नहीं कर सकता, लेकिन ये कर सकता है, ठीक है, लेंडर गारंटर के खिलाफ, ठीक है। तो इसका क्या होना चाहिए सही आंसर, ए एंड बी, और एचपीएससी ने भी यही दिया है। यदि कईयों को डाउट है तो आप सोर्सेज देख सकते हैं कि भाई इसके क्या हुआ है। जैसे इसका फर्स्ट आ गया हमारा, ठीक है, यदि मैं यहां दिखाऊं, देखो जो रूल फर्स्ट स्टेटमेंट क्या थी, द न्यू रूल आर प्रपोज टू बी एप्लीकेबल टू ऑल रेगुलेटेड एंटिटी एंड नॉन बैंक लेंडर लाइक जो भी कोऑपरेटिव बैंक, आरआरबी, लोकल एरिया बैंक एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जैसे नाबार्ड, सिडबी बैंक, ठीक है, नेशनल हाउसिंग बैंक, ठीक है, जो भी है वो सब पे अप्लाई हो रहा है, ठीक है। तो इससे क्या हुआ, फर्स्ट स्टेटमेंट आपकी करेक्ट है, ठीक है। अब सेकंड हम स्टेटमेंट देखेंगे, सेकंड और थर्ड, ठीक है। तो इसमें क्या है, जो इसने बोला है कि जो भी वो है मैंडेट टू रिव्यू एंड फाइनलाइजेशन ऑफ willful default respect of a case within 6 months of account being classified in BFC, ठीक है। सेकंड स्टेटमेंट इज करेक्ट, ठीक है। अब थर्ड स्टेटमेंट की देखें हम, तो इसी में थर्ड स्टेटमेंट ये देखो, लेंडर कैन प्रोसीड अगेंस्ट ए गारंटर विदाउट, ठीक है, रेमेडीज अगेंस्ट द प्रिंसिपल डेब्टर इन केस ऑफ डिफॉल्ट, मतलब प्रोसीड कर सकता है। तो इसका क्या हुआ, वो जो थर्ड स्टेटमेंट है वो गलत हो गई, ठीक है। तो यहां क्या हुआ आंसर 1 एंड 2, ठीक है। एचपीएससी की भी कंसर्न, यहां कैन नॉट की वजह कैन आना था, ठीक है, तो इसमें कोई दिक्कत ही नहीं। अब नेक्स्ट मैंडेमस, देखो मैंडेमस जो होता है, पहले स्टेटमेंट में क्या फर्क है, ये प्राइवेट इंडिविजुअल के उसमें नहीं जारी किया जा सकता, ठीक है। दूसरी स्टेटमेंट कैन बी इशू टू, देखो कॉन्ट्रेक्चुअल जो ऑब्लिगेशंस है उनके केस में जो कोर्ट पे डिस्क्रिशनरी पावर है कि वो इशू कर सकती है या नहीं कर सकती, ठीक। तो और ये गवर्नर के अगेंस्ट भी इशू नहीं हो सकता, ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। और ये कैन बी इशू अगेंस्ट ए स्टेट टू रिफॉर्म द टैक्स कलेक्शन अनलॉफुली, ये भी बिल्कुल सही है। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए 3, और जो एचपीएससी ने भी दिया है वो तीनों सही दिए हैं। अब इसके हम सोर्सेज देख लेते हैं, जैसे सोर्सेज क्या है इसके, जैसे मैंडेमस किसके खिलाफ हुआ, कैन नॉट बी इशू प्राइवेट इंडिविजुअल, स्टेट ऑफ प्रेसिडेंट एंड स्टेट ऑफ गवर्नमेंट। तो इसका पहला स्टेटमेंट क्या हुआ, गलत, रोंग, ठीक है। थर्ड स्टेटमेंट करेक्ट। अब यहां देखिए हम, ठीक है, यदि इस देखो एक ये डॉक्यूमेंट है लिवला का, ठीक है, उसके हिसाब से देखें हम, द लॉ विद रिगार्ड टू दी मेंटेनेबिलिटी ऑफ ए रिट पिटीशन, ठीक है, इन ए कॉन्ट्रेक्चुअल मैटर इज फेयरली वेल सेटल्ड, यानी कि कोर्ट द्वारा सेटल किया हुआ है, ठीक है। इट हैज बीन कंसिस्टेंटली हेल्ड दैट देयर इज नो एब्सोल्यूट बार टू बी मेंटेनेबिलिटी ऑफ ए रिट पिटीशन इन सच मैटर। द डिस्क्रिशनरी जुरिडिक्शन अंडर आर्टिकल 226 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में हाउएवर बी रिफ्यूज्ड बाय, जो कोर्ट है इन केसेस में क्या कर सकती है, जो जैसे मनी केसेस में है प्योरली ऑफ कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन, ठीक है, वेरी सीरियस डिस्ट्रीब्यूट ऑफ क्वेश्चंस, ठीक है, क्लेम्स आउट टू बी राइज्ड, तो उन केसेस में क्या कर सकते हैं, कोर्ट रिफ्यूज कर सकती है। कौन से केसेस में, मनी क्लेम केस अराइजेज वाले केसेस में जिसमें कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशंस हो, ठीक है। तो इन केसेस में जरूरी नहीं है कोर्ट दे, लेकिन ये कोर्ट की डिस्क्रिशनरी जुरिडिक्शन में है कि वो आर्टिकल 226 का यूज कर सकते हैं, जिसमें क्या आता है, मैंडेमस भी, ठीक है।
तो ये क्या हुआ, जो उसकी सेकंड स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। तो यहां में डाउट नहीं है कोई भी इस क्वेश्चन पे भी, ठीक है। तो इसका स्टेटमेंट सारा सही है, एचपी की आंसर की भी सही है, ठीक है। तो अब देखा हमने यहां तक जो हमारे क्वेश्चनों पे हमें डाउट था, ठीक है। यदि कोई और डाउट होता है किसी बच्चे को तो वो मुझे कमेंट कर सकता है, ताकि हम उसके रिगार्डिंग सोर्सेज ढूंढ के उसके डाउट को क्लियर कर सके, ठीक है। आज के लिए थैंक यू।